27 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड सेक्शन, एग्जाम में भी पूछा गया सेक्शन है बेटा ये, जहां पर बात होती है मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट की। किसकी बात होती है बेटा? मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट की। ध्यान से सुनना यहां पर 3 वर्ड आपको याद रखना है बेटा, पीडी, सॉरी पीए, पीपी और पीआर। ठीक है, ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। सुनो ना, यदि मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी के लिए कोई नोटिस भेज रहा है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब किसी के लिए नोटिस भेज रहा है, और वो डॉक्यूमेंट्स मतलब वो जो नोटिस है वो आपको कैसे सर्व करना है? फिजिकली डिलीवर करना है। ठीक है, किसी के लिए क्या कर रहा है? वो नोटिस भेज रहा है, वो नोटिस कैसे डिलीवर्ड हो रहा है? फिजिकल। अब नोटिस 2 तरीके से डिलीवर हो सकता है यार, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है। यदि इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर करना है तो दिस सेक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल यार, सिंपल सी बात है। जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा उस ईमेल आईडी पे खटाक करके वो लोग बटन दबाएंगे, अटैचमेंट ऐड करेंगे और सेंड कर देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या हो गया? डिलीवर हो गया, खत्म, कोई सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन नंबर 27 कब एप्लीकेबल होगा? ये कब? जब भी कोई नोटिस या कम्युनिकेशन आपको भिजवाना है बाय पोस्ट, तो सेक्शन नंबर 27 एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक नोटिस भेजना है हमारे इस नलायक गौरव को, कि गौरव ने क्या किया है, खूब पैसा कमाया है लेकिन उसने ना इनकम टैक्स का पेमेंट नहीं किया और टैक्स की चोरी कर ली है। क्लास बंक कर करके कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे कि इसको रेवेन्यू जनरेट होता है, और रेवेन्यू जनरेट करके खूब सारा पैसा कमाता है, और खूब सारा पैसा कमाकर बेटा इसने टैक्स का पेमेंट भी नहीं किया। And now we are not aware about that particular activity, but department is aware about that. तो डिपार्टमेंट को बताइए क्या एक्टिविटी करके कैसे पैसे कमाता था। तो भाई साहब डिपार्टमेंट इसको नोटिस भेजना चाह रही है। अब वो नोटिस कब इसको प्रॉपर्ली डिलीवर्ड माना जाएगा पता है? जब वो नोटिस प्रॉपर्ली एड्रेस्ड होगा, जो इसका रजिस्टर्ड एड्रेस है डिपार्टमेंट के पास में, वो एड्रेस आपको प्रॉपर्ली मेंशन करना है, नंबर 1। नंबर 2, वो जो नोटिस भेज रही है वो क्या होना चाहिए? प्री पेइंग, मतलब उसके ऊपर जो डाक का खर्चा है, जो पोस्ट का खर्चा है, वो पोस्ट का खर्चा सेंडर को बियर करना है। ऐसा नहीं कर सकती इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि जिसको नोटिस मिल रहा है जाओ खर्चा भी उससे ही ले लेना। बेटा ऐसे में तो कितना गजब का काम हो जाएगा। जिससे दुश्मनी निकालनी है उसके नाम से 1000 डाक पोस्ट कर दो और बोल दो कि पोस्टमैन साहब पैसे किससे लेना? उस पर्टिकुलर पर्सन से, जिस पर्टिकुलर पर्सन के नाम का हमने क्या मेंशन करके रखा है? एड्रेस। मतलब रिसीवर से पैसे ले लेना। क्या दुश्मनी निकालने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या कर दो? 100 पोस्ट, 1000 पोस्ट कर दो और बोले पैसे किससे ले लेना? उस पर्टिकुलर पर्सन से लेना। बोलो ना, ठीक है। अब इन्होंने बोला प्रॉपरली एड्रेस पीए होना चाहिए। नंबर 2, पीपी यानी कि प्री पेइंग होना चाहिए। और सर जब भी आपको नोटिस या डॉक्यूमेंट्स भेजो ना, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको कैसे भेजना है बेटा? रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है। अब नॉर्मल पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या फर्क होता है? नॉर्मल पोस्ट बेटा वो रजिस्टर्ड नहीं होता, रजिस्टर्ड पोस्ट रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, दोनों में ये फर्क होता है कि नॉर्मल पोस्ट आप क्या करते हो कि विदाउट मेकिंग एनी डॉक्यूमेंटेशन आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो? वो रेड कलर का बॉक्स बना होता है जिसको अपन लोग पोस्ट बॉक्स बोलते हैं, उसके अंदर आप डाल देते हो। फिर क्या करता है जो भी पोस्टमैन आता है वो बॉक्स को ओपन करता है, बॉक्स को ओपन करके वो सारे डाक निकाल लेता है, और वो सारे डाक निकाल के फिर वो जो जो एड्रेस होते हैं उस एड्रेस पे वो भेजते रहता है। इसकी कोई भी ट्रैकिंग नहीं होती है कि वो कहां तक पहुंच गया है, कब डिलीवर होगा, किस पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ है। रजिस्टर्ड पोस्ट इज लाइक आपको यहाँ पर एक ट्रैकिंग आईडी नंबर मिलता है, आपको उसकी रियल टाइम लोकेशन पता रहती है कि वो पोस्ट अभी तक कहाँ पे पहुंच गया है, कौन से पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ है, कहाँ से कहाँ ट्रेन ट्रांजिट है या डिस्पैच हो गया है, वो सारी चीजें पता लग जाती है आपको। करेक्ट है? ये कौन सा पोस्ट होता है बेटा? रजिस्टर्ड पोस्ट। पता है रजिस्टर्ड पोस्ट में ये बोला जाता है कि जो भी एड्रेस मेंशन है आपको उस एड्रेस पर डिलीवरी देना है। क्या करना है? उस पोस्ट की उस एड्रेस पर डिलीवरी देना है। ठीक है, ये आपको कौन सा पोस्ट बोलता है बेटा? रजिस्टर्ड पोस्ट। तो रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है? ट्रैकिंग मिलती है आपको प्रॉपरली कि क्या ये पोस्ट प्रॉपरली जिस जगह पे, जिस डेस्टिनेशन पे भेजना है, क्या उस डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। नंबर 1 बेटा। नंबर 2 एक और चीज होती है, रजिस्टर्ड पोस्ट विथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू, आरपीडब्ल्यूएडी। क्या बोलते हैं बेटा अपन लोग? आरपीडब्ल्यूएडी, रजिस्टर्ड पोस्ट विथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू। वापस से बोलो क्या होता है? रजिस्टर्ड पोस्ट विथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू। आपको पता है ये बड़ा खतरनाक होता है, मतलब ये इससे भी ज्यादा पक्का होता है। ठीक है, ये तो भी थोड़ा कच्चा है लेकिन भयंकर पक्की चीज क्या है आपको पता है? रजिस्टर्ड पोस्ट विथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू।
देखो ध्यान से सुनना, मैं आपको रजिस्टर्ड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू के बीच में डिफरेंस समझाता हूं। रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या बोलता है, सारी लाइव ट्रैकिंग के साथ में उस एड्रेस पर डिलीवर करना है। रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू क्या बोलता है पता है, सारी ट्रैकिंग के साथ में उस रजिस्टर्ड एड्रेस पे डिलीवर करना है, उस पर्सन को डिलीवर करना है जिस पर्सन के नाम से ये पोस्ट है, और उसके सिग्नेचर लेके आना है कि यस मुझे ये मिला है। दोनों में फर्क है। रजिस्टर्ड पोस्ट उस एड्रेस पे डिलीवरी की बात करता है, रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू उस एड्रेस पर रहने वाले उस पर्टिकुलर पर्सन को डिलीवरी की बात करता है। ज्यादा ऑथेंटिकेट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, आरपीडब्ल्यू एडी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा उसके कंपैरिजन में रफ क्या है, आरपी यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट थोड़ा रफ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तो जो रजिस्टर्ड पोस्ट है ना, वो रजिस्टर्ड पोस्ट क्या है आपको बताएगा, ये थोड़ा रफ है। और इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है पता है, रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे बोलो। ठीक है, ये बात हो जाती है। अब यार सुनो ना, यदि किसी, अच्छा मैं आपको रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू का एग्जांपल भी देता हूं। जैसे एटीएम आता है, क्रेडिट कार्ड आता है, डेबिट कार्ड आता है, इनके पिन आते हैं। यदि पुलिस वाले पासपोर्ट डिलीवर करने आते हैं तो आपको पता है घर पे भले ही अपने पापा होंगे, लेकिन बैंक का पिन अपना आ रहा है ना, तो भी वो पापा को डिलीवर नहीं करेंगे। वो पता है क्या बोलेंगे कि ये भाई साहब कौन है, इनको बुला के लाओ, अलॉन्ग विथ इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी एक आइडेंटिटी लेकर आना। फिर हम लोग आइडेंटिटी लेकर जाते हैं, उनको बोलते हैं हम यही है, वो आइडेंटिटी को देखते रहते हैं, बोलते हैं कि ये तो इसमें आप ऐसे दिखते हो और इसमें आप ऐसे दिखते हो। अरे बोला अंकल वो मैं ही हूँ। ठीक है, वो उस समय, हाँ उस समय सुबह सुबह नींद में से उठकर डायरेक्टली फोटो खिंचा ली थी। या फोटो भले कितनी भी अच्छी खिंचाओ, उनका सॉफ्टवेयर ही ऐसा है कि वो इंसान को अपनी रियलिटी दिखाते हैं कि देखो ये रियलिटी। ठीक है, तो आप उनको बोलते हो, फिर वो बातचीत होती है, फिर वो आपको पोस्ट वगैरह जो है वो क्या कर देते हैं, वहां पर डिलीवर कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू। अब यार मान लीजिए यदि किसी कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि जो भी पोस्ट आपको सेंड करना है, वो पोस्ट कैसे सेंड करना है आपको, रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू। और यदि किसी अथॉरिटी ने उसको नॉर्मल रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया, और इसका जस्ट उल्टा भी कर लो कि यदि आपको कोई पोस्ट भेजना था रजिस्टर्ड पोस्ट से, लेकिन किसी अथॉरिटी ने क्या कर दिया, उसको भेज दिया रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू। बताओ ना, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना था, रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू से भेज दिया, क्या बहुत अच्छा काम किया या बहुत बुरा किया? है ना, मतलब आपको लेस इफेक्टिव तरीके से भेजना था, आपने मोर इफेक्टिव तरीके से भेज दिया, तो ज्यादा अच्छा हो गया ना। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा, वाइस वर्सा। भेजना था आपको आरपीडब्ल्यूएडी से, पर आपने भेज दिया आरपी से। क्या है सही किया है गलत किया? क्या है प्रॉपरली डिलीवरी माना जाएगा या इम्प्रॉपर डिलीवरी माना जाएगा? आपको पता है लॉ में भी यही बोला है। यदि किसी कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने या किसी अथॉरिटी ने किसी पर्टिकुलर पोस्ट को डिलीवरी करने के लिए बोला था कि आपको उसको भेजना है रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, लेकिन यदि आपने उसको भेज दिया है रजिस्टर्ड पोस्ट से, तो वो कभी भी प्रॉपर डिलीवरी मानी नहीं जाएगी। लेकिन जहां पर आपको भेजना था रजिस्टर्ड पोस्ट से, वहां पर आपने भेज दिया रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यूज, तो वो क्या माना जाएगा, उसकी प्रॉपर डिलीवरी मानी जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, दो और एडिशनल बातें बताता हूं। क्या होता है ना, जैसे वो हमारे गौरव ने देख लिया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया हुआ है, और जैसे ही बेचारा वो पोस्टमैन सुबह सुबह साइकिल से गौरव के एड्रेस पे पहुंचा, और गौरव ने जैसे ही देखा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऊपर लिखा हुआ था एससीएन, शो कॉज नोटिस, और जैसे ही शो कॉज नोटिस देखा, इसने वो पोस्टमैन को बोला, बोले भाग जाए यहाँ से, मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। बोले मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, मेरी नॉलेज में ये है ही नहीं, और विदाउट माई नॉलेज डिपार्टमेंट विल नॉट टेक एनी एक्शन ऑन मी। व्हाई? बिकॉज बिफोर टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट एनी पर्सन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट मस्ट बी गिवन। बोले स्वदेशी कॉटन मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस लॉ है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। इतनी बात उसने वो पोस्टमैन को बता दी। वो पोस्टमैन बोला था अरे नहीं भैया, आप मिल तो गए, आपने देख तो लिया, ये क्या है, आप एक्सेप्ट कर लो ना। बोले जा रहा है कि बताओ, बेचारा वो पोस्टमैन भाग गया भाई वहां से। अब लॉ यहां पर बोलता है कि यदि किसी पर्सन ने उसको एक्सेप्ट करने से मना भी कर दिया, तो भी इट इज डीम्ड टू बी अज्यूम कि वो एक्सेप्टेड माना जाएगा, भले उसने उसको एक्सेप्ट करने से डिनाइल कर दिया हो, बट फिर भी क्या क्या होगा बेटा, वो प्रॉपरली एक्सेप्टेड माना जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या, अरे जल्दी बोलो फटाफट से, क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, नंबर 2, यदि मान लीजिए कोई पर्सन घर में होने के बावजूद भी, यदि घर वाले बोल रहे हैं कि वो वहां पर अवेलेबल है ही नहीं, या जैसे ही वो पोस्टमैन को आते हुए देख रहा है फ्रंट डोर से, वो बैक डोर से बाहर भाग रहा है, या वो घर में होने के बावजूद भी छुप के बैठा हुआ है, या वो उस डाक को एक्सेप्ट करने से मनाही कर रहा है, तो भी यहाँ पर एक डीम्ड अजम्पशन है कि ये प्रॉपरली डिलीवर्ड इस केस में भी माना जाएगा। तो भाई
एक क्लियर चीज है, क्योंकि पहले ऐसे बहुत सारी चीजें होती थी कि पहले ऐसा बोला गया था कि जब तक वो एसएससी की नॉलेज में नहीं आएगा तब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन नॉट इनिशिएट एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी प्रोसिक्यूटर। वो किसी भी ऑफेंडर या प्रोसिक्यूटर के अगेंस्ट में क्या नहीं कर सकता है, कोई भी ऐसे एक्शन नहीं ले सकता है जब तक वो उसकी नॉलेज में नहीं आ जाए। तो लोग क्या करते थे पता है, इस तरीके का फायदा उठाते थे। बोले हमको चिट्ठी मिली ही नहीं, हमको नोटिस मिला ही नहीं, बोले जब वो पोस्टमैन हमारे घर पे देने आया तब हम घर पे थे ही नहीं। तो भाई साहब ये भी क्या माना जाएगा, आपको प्रॉपरली डिलीवर्ड माना जाएगा। सर मान लीजिए गौरव किराए के घर पे रहता था और अब वो घर छोड़ के चला गया किसी दूसरे घर पे किराए से रहने। तो बोले जिस पुराने घर पे वो किराए से रहता था नोटिस वहां पर पहुंच गया, लेकिन गौरव तो उस घर पे रहता ही नहीं है, गलती किसकी मानी जाएगी, गौरव की। क्योंकि यदि वो एड्रेस चेंज कर रहा है तो उसको क्या करना था, वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपडेट देना था कि मेरा एड्रेस चेंज हो चुका है। अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो लेटेस्ट उनका रजिस्टर्ड एड्रेस होगा वही लेटेस्ट रजिस्टर्ड एड्रेस ही उसका परमानेंट एड्रेस माना जाए। ये बात कौन बोलता है हमको, सेक्शन नंबर कौन बोलता है, सेक्शन नंबर 20। जरा बूझो तो जानो, 3 केस लॉ देके रखे हुए यहाँ पर। केस लॉ फर्स्ट, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन माखीजा, और ये तो वही आरपी और आरपीडब्ल्यूएडी की बात करता है। फिर उसके बाद जगदीश सिंह वर्सेस नाथू सिंह का केस है, और श्रीमती वंदना गुलाटी वर्सेस गुरमीत सिंह जी का भी एक केस है। ठीक है, तो फटाफट से ये सेक्शन नंबर 27, ये पीए पीपी पीआर, ये तीनों पढ़ो और बाकी सारी बातें भी पढ़ो जल्दी से फटाफट से। अच्छा, लेटर कंटेनिंग द डॉक्यूमेंट टू हैव बीन इफेक्टेड एट द टाइम एट विच लेटर वुड बी डिलीवर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। ओके, हम लोग ये बोल रहे हैं कि कोई भी लेटर तब वो प्रॉपरली डिलीवर्ड माना जाएगा जैसा जिस पर्टिकुलर एड्रेस पर वो पहुंच गया था, जिस व्यक्ति के नाम का था, यदि उस एड्रेस पे पहुंच गया तो ही वो प्रॉपरली डिलीवर्ड माना जाएगा। अब वो व्यक्ति उसको चाहे रिसीव करे या ना करे तो भी वो प्रॉपरली डिलीवर्ड माना जाएगा। अच्छा, मतलब ऐसे इनडायरेक्टली क्यों लिखते हैं ऐसा? अरे वो तभी तो अपने को, आपको और मेरे जैसे लोगों को, मतलब आप मेरे को अभी मिल रहे हैं और आपको फ्यूचर में मिलेंगे, इसी चीज के तो पैसे मिलेंगे। यदि वो हर चीज को नॉर्मली, या जैसा मैं आपको साइड साइड में उसको नॉर्मल लैंग्वेज में करके लिखवाता हूँ बेटा, यदि पूरा लॉ वैसा लिख देते तो आपके और मेरे जैसे प्रोफेशनल की देश को जरूरत पड़ती क्या? नहीं। तो फिर जब नहीं पड़ती तो हमारा प्रोफेशन चलता कैसे बेटा? अच्छा है, और इनडायरेक्ट तरीके से लिखो। ठीक, 1 मिनट रुको, उसकी बात कंप्लीट नहीं हुई। ये एग्जाम्पल प्लीज कोई भी बच्चा अदरवाइज मत लेना, बट एग्जाम्पल है। सीए के एग्जाम बच्चे देने जाते हैं, एग्जाम देने जाने से पहले आधे बच्चों को पता है कि वो फेल होने वाले हैं, पर फिर भी बेटा एग्जाम देना, एग्जाम देके मार्कशीट आने के बाद फेल का रिजल्ट देखना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब वो 50% बच्चों को पता है कि वो एग्जाम देने जा रहे हैं, वो फेल ही है, तो बोले एग्जाम देने ही क्यों चाहे? अरे भाई ऐसा नहीं है, एग्जाम तो देनी है, तभी तो पता लगेगा कि पास या फेल हुआ या नहीं हुआ है। तो आपको नोटिस डिलीवर्ड, नोटिस निकालना है, उस एड्रेस पे भिजवाना है। यदि वो पर्सन एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है तो भी हम लोग प्रॉपरली डिलीवर्ड मान लेंगे। यदि वहां पर उस एड्रेस पर वो नहीं मिलता है या घर वाले उसको एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं तो भी हम लोग ये बोलेंगे कि हमने प्रॉपरली डिलीवर्ड कर दिया। आपको पता है, आपने शायद फाउंडेशन में परफॉर्मेंस पढ़ी होगी, एक होती थी एग्जीक्यूटेड और एक होती थी एग्जीक्यूटरी। तो एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या होता है, जब दोनों पार्टी अपनी अपनी परफॉर्मेंस फुलफिल कर दे, और जब एक पार्टी अपनी परफॉर्मेंस फुलफिल कर दे और दूसरी फुलफिल नहीं करती है तो वो होती है एग्जीक्यूटरी। ठीक है, और एक होती है अटेम्प्टेड, कि आपने पूरा प्रयास किया लेकिन सामने वाले ने क्या किया साहब, आपकी एक्सेप्ट ही नहीं करी परफॉर्मेंस, तो उसमें आपकी गलती नहीं है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि यदि आपको किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन लेना है तो पहले उसको नोटिस भेजना है। डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा ना, भेजा, क्या सामने वाले ने एक्सेप्ट किया? नहीं किया। गलती डिपार्टमेंट की, सामने वाले की? सामने वाले की किया। डिपार्टमेंट एक्शन ले सकता है? ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रॉपर नोटिस यहाँ पर सर्व किया। डन है। लो भाई, यहां पर इन्होंने क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखना। A notice when required under the statutory rules by sent to be registered post with acknowledgement due is instant sent by registered post only. The protection of presumption regarding serving of notice under registered post under this section of the act neither tenable or not based upon the sound exposition of law. मतलब ना तो वो सस्टेनेबल है, ना ही वो एक्सेप्टेबल है, और ना ही वो लॉ का प्रॉपर कंप्लायंस माना जाएगा, तो वो नॉन कंप्लायंस ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नॉट बेस्ड ऑन साउंड एक्सपोजिशन ऑफ लॉ जो लिखा हुआ है ना बेटा, तो यहाँ पर लिख लो ऐसा, कंसिडर्ड एज नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ, कंसिडर्ड एज नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ, कंसिडर्ड एज नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ। ठीक है, कंसिडर्ड एज नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ। क्लियर है क्या? अरे बोलो ना, क्या ये जगदीश सिंह वर्सेस नाथू सिंह क्लियर क्या? क्या ये श्रीमती वंदना गुलाटी वर्सेस गुरमीत सिंह भी क्लियर क्या?
ठीक है, तो यहाँ पर वो घर में छुप के रहने वाली बात हो गई है, या वो मिल ही नहीं रहा है वो वाली बात हो गई है, और यहाँ पर कौन सी बात हो गई थी भाई साहब, उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अरे बोलो ना। कर लो यार, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए बहुत बार, याद कर देखो। और सिंपल है, मतलब ऐसे कोई, वैसे वो कोई साउथ वाउथ वाले या केरला वाले या उड़ीसा वाले नाम भी नहीं है बेटा, नॉर्मल यूपी बिहार एमपी वाले नाम है ये तो। ठीक है, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन माखीजा, ये दिल्ली का केस है। फिर उसके बाद में जगदीश सिंह वर्सेस नाथू सिंह, सुप्रीम कोर्ट का केस है, इवन ये एमपी का ही केस था ये तो। श्रीमती वंदना गुलाटी है ना वर्सेस गुरमीत सिंह अलीस मंगल, है ना, ये भी कहा का केस है ये यार, ऑल ये अपना, ये भी कोई गुजरात गुजरात कहीं का, पंजाब का केस होगा, ठीक है ना, छोड़ो ना अपने को, ये नॉर्मल नाम है भाई, याद हो जाएंगे। वैसा नहीं है ये ओंग मोंग मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग, या वैसा भी नहीं है ये। अभी एक केस आएगा अपने पास में, धर्मदा गम मिलकत ट्रस्ट वर्सेस राम तुजी रामाजी, इसका स्टार्टिंग का नाम मैं भूल गया, नवरंगपुरा गम मिलकत ट्रस्ट, नवरंगपुरा गम धर्मदा मिलकत ट्रस्ट वर्सेस राम तुजी रामाजी, ये केस लॉ का नाम है। ठीक है, क्या नाम है पता है, देखना वापस से, नवरंगपुरा गम धर्मदा मिलकत ट्रस्ट, ये एक नाम है, ये एक पार्टी है। ठीक है, एक पार्टी है, क्या पार्टी है पता है, नवरंगपुरा गम धर्मदा मिलकत ट्रस्ट वर्सेस राम तुजी रामाजी, ये दूसरी पार्टी हुई, ऐसा भी केस लॉ आएगा। चल लो, साइटेशन ऑफ इनेक्टमेंट। बेटा साइटेशन वर्ड जो है ना, वो हमेशा एक चीज के लिए यूज किया जाता है, दैट इज रेफरेंस। किसके लिए यूज किया जाता है बेटा, ये हमेशा रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब सुनना ये क्या बोलता है कि यार जैसे मान लीजिए हम लोग कभी कभी, कई बार ऐसा होता है, हम लोग इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे होते हैं, और इनकम टैक्स एक्ट में यदि कोई वर्ड आता है, से फॉर एग्जांपल यदि वर्ड आ गया रिलेटिव, तो हम लोग वहां पर क्या बोलते हैं पता है, सेम एज विच इज मेंशन अंडर कंपनीज एक्ट, तो डायरेक्ट अपन ने क्या वर्ड यूज कर लिया, कंपनीज एक्ट 2013 में जो यूज किया गया है, हम लोग उसी को क्या मान लेंगे, वहां पर जिसको रिलेटिव बोलते हैं हम लोग इधर भी उसको क्या बोल देंगे, रिलेटिव। बोलो हाँ या ना। तो वहां पर क्या किया, एक एक्ट ने दूसरे एक्ट के रेफरेंस को यूज कर लिया, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना बेटा, क्या किया वहां पर, एक एक्ट ने दूसरे एक्ट के रेफरेंस को यूज कर लिया। ठीक है, ये हो गई एक बात। दूसरी बात क्या हुई आपको बताया क्या, यदि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्रोविजन पढ़ रहे हैं, और उस पर्टिकुलर प्रोविजन में किसी दूसरे प्रोविजन का रेफरेंस लिया है, ठीक है, एक प्रोविजन में किसी दूसरे प्रोविजन का रेफरेंस लिया, एक्ट का रेफरेंस नहीं लिया है, तो हम लोग पता है वहां पर क्या करेंगे, वहां पर हम लोग जिस प्रोविजन का रेफरेंस ले रहे हैं ना, उसका सेक्शन नंबर या सबसेक्शन नंबर को क्या कर देंगे, वहां पर मेंशन कर देंगे। देखो अरे सुनो, पहला तो कोई एक एक्ट पढ़ रहे हो, उसमें डायरेक्ट दूसरे एक्ट का रेफरेंस आ गया, तो वो एक्ट का डायरेक्ट नाम लिख देंगे। जैसे इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते पढ़ते कंपनीज एक्ट का रेफरेंस आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली मेंशन कर देंगे कंपनीज एक्ट 2013। अरे बोलो हाँ या ना। दूसरा, कोई पर्टिकुलर लॉ पढ़ रहे हो, उस पर्टिकुलर लॉ में किसी दूसरे लॉ के सेक्शन का रेफरेंस आया है, तो हम लोग वहां पर वो सेक्शन और सबसेक्शन का रेफरेंस ले लेंगे, उसका कोटेशन दे देंगे। ठीक है। तीसरा, बेटा हम लोग ना कहीं पर कोई बात पढ़ रहे हो, और उस बात को पढ़ते पढ़ते ना कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आ गया है, तो वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हम लोग किसी दूसरे सेक्शन में, मतलब किसी दूसरे एक्ट में वो कॉन्सेप्ट सेम मेंशन है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब ठीक वही है जो उस पर्टिकुलर एक्ट के इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर मेंशन किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, उसका बिगिनिंग से लेकर एंडिंग तक का पूरा रेफरेंस दे देंगे। आप समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि एक एक्ट में दूसरे एक्ट का रेफरेंस आ रहा है, डायरेक्टली उस दूसरे एक्ट का नाम लिख देंगे। यदि किसी एक एक्ट के किसी प्रोविजन में किसी दूसरे एक्ट के प्रोविजन का नाम आ रहा है, तो सेक्शन या सबसेक्शन का नंबर लिख देंगे। और यदि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उस पर्टिकुलर एक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज किया जा रहा है, तो हम लोग बिगिनिंग और एंडिंग लिख देंगे। अरे तो उससे समझ में आ जाएगा ना कि हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, रेफरेंसेस। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, रेफरेंसेस साइटेशन किसको बोलते हैं। नाउ सी बेटा, यहाँ पर हमको दिख रहा है AIR 1994 दिल्ली 1881। आपको पता है, आप 1994 की AIR नाम की बुक देखो दिल्ली हाई कोर्ट की, और उसके पेज नंबर 181 पे चले जाना, वहां पर आपको एक केस लॉ लिखा हुआ मिलेगा। देखो वापस से, AIR नाम की बुक है 1994 दिल्ली हाई कोर्ट की, ये बुक उठाना, AIR नाम की बुक है, इसके पेज नंबर किस पे जाना है आपको, 181। जब आप 181 पे जाओगे ना बेटा जी, आपको वहां पर एक केस लॉ लिखा हुआ मिलेगा। कौन सा केस लॉ लिखा हुआ मिलेगा पता है, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन माखीजा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, साइटेशन। इसको अपन लोग रेफरेंसेस बोलते हैं। अब क्या हुआ, ये रेफरेंस है ना, पता है क्या होता है, समझो क्यों यूज करते हैं लॉ में इस रेफरेंस को। बेटा लॉ में रेफरेंस को यूज करने से ना आपको पूरी डिटेलिंग देने की जरूरत नहीं है। एंड व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, इफ एनीवन वांट्स टू स्टडी इन डिटेल, आप डायरेक्टली यहाँ पर चले जाओ, आपको पूरी की पूरी चीजें क्या हो जाएगी, डिटेल में मिल जाएगी। बट क्या यहाँ पर डिटेल में मेंशन करने की जरूरत पड़ी क्या उसको, नहीं। क्या साइटेशन किसी भी बड़ी बड़ी चीज को छोटा सा संक्षिप्त समराइज रूप में
बनाकर हमारे सामने प्रेजेंट करता है या नहीं करता है? करता है। आपको पता है जो भी मैंने तीनों चीजें बोली ना, वो देखो यहाँ पर लिखी हुई है। इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन एंड इन एनी रूल्स, बायलॉज, इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट्स मेड अंडर द और विथ रेफरेंस टू, ओ माय गॉड, किसका रेफरेंस दिया है? रेफरेंस टू एनी सच एक्ट और रेगुलेशंस और एनी enactment may be cited by references to the टाइटल और शॉर्ट टाइटल। मतलब एक एक्ट में किसी दूसरे एक्ट का रेफरेंस आ रहा है तो दूसरे एक्ट का हम लोग वहां पर क्या मेंशन कर देंगे बेटा? टाइटल या शॉर्ट टाइटल। अरे बोलो ना। ठीक है, ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 1। आगे इन्होंने बोला हुआ है कन्फर्ट देयर ऑन बाय रेफरेंस ऑफ द नंबर एंड ईयर्स। तो आपको वो एक्ट का नाम के साथ साथ उसका क्या मेंशन करना पड़ेगा बेटा? ईयर भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई अपनी एक बात। एंड एनी प्रोविजन ऑफ द इनेक्टमेंट में साइटेड बाय रेफरेंस ऑफ, ओ यहां पर हो रही है दूसरी बात। क्या बोल रहा है कि हम लोग कोई प्रोविजन को मेंशन कर रहे हैं ऑफ एन इनेक्टेड में साइटेड विद द रेफरेंस, और उसमें रेफरेंस किसका आ रहा है? किसी पर्टिकुलर सेक्शन या सब सेक्शन का। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? वहां पर सेक्शन और सब सेक्शन का रेफरेंस दे देंगे। ये कौन सी बात हो गई बेटा? दूसरी बात। इन दिस एक्ट एंड इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशंस मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अ डिस्क्रिप्शन और साइटेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ अनदर इनेक्टमेंट, ओ किसका रेफरेंस लिया जा रहा है बेटा? अनदर इनेक्टमेंट। शैल अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स बी कंस्ट्रू एज इंक्लूडिंग द वर्ड सेक्शन और अदर पार्ट मेंशन और रेफर्ड एज फॉर्मिंग द, ओ माय गॉड, बिगिनिंग एज एंड एज फॉर्मिंग द एंड ऑफ द पोर्शन। सिर्फ स्टार्टिंग का हिस्सा और एंड का हिस्सा मेंशन कर दो तो उससे हमको समझ में आ जाएगा आपने किसका रेफरेंस लिया हुआ है। सर क्यों हो रहा है ये साइटेशन? सर साइटेशन का पर्पस एक ही है, अननेसेसरली रिपीटेशन को रोकना, किसी भी चीज को बड़ा बड़ा होने से रोकना, और आप छोटी चीजों में क्या करो उस चीज को समझा सको। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं बेटा? साइटेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या पहले आप जल्दी से, अच्छा ये सेक्शन में थोड़ा करेक्शन भी कर लो। दिस इज ओनली सेक्शन नंबर 28, दिस इज नॉट 328। ठीक है, एक बारी सारे बच्चे प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ, और ऑनेस्टी के साथ साथ इंटेलिजेंस और ड्यू केयर भी होना चाहिए, केवल ईमानदारी नहीं होना चाहिए। एक बार जरा इसको पढ़ के देखो वेदर दे आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, क्या उन्हें बात समझ में आती है नहीं आती। फटाफट से पढ़ के देखो बिना बातचीत करते हुए। वेरी गुड कॉन्सेप्ट। और फिर सब लोग एक चिट्ठी चिपका लेना, वहां पर मैं आपको लिखा भी दूंगा कि अल्टीमेटली साइटेशन में क्या क्या करना है। जल्दी लिखो। पढ़ लिया तो एक इसी टेबल बना लो एक चिट्ठी पे, 60-40 के रेशियो में डिवाइड कर लेना। यहाँ पर ऊपर कुछ लिखाऊंगा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, ये 3 बातें लिखाऊंगा। और यहाँ पर ऊपर लिखूंगा मैं साइटेशन ऑफ, मतलब कहाँ पे रेफरेंस ले रहे और कैसे रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पर लिखवाऊंगा मैं साइटेशन ऑफ, और यहाँ पे लिखेंगे बेटा हम लोग साइटेड बाय रेफरेंस ऑफ, साइटेड बाय रेफरेंस ऑफ। रेफरेंस ऑफ की जगह हम लोग लिखेंगे रेफरेंस टू, साइटेड ऑफ रेफरेंस टू। इसी एक टेबल बनाओ, इसी एक टेबल बनाओ, साइटेशन ऑफ और साइटेड बाय रेफरेंस टू। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? एक मिनट रुको यार, मुझे देखना पड़ेगा ना इसलिए। सबसे पहला पॉइंट था रेफरेंसेस ऑफ एनी सच एक्ट और रेगुलेशंस। लिखो बेटा, मतलब ये रेफरेंस कहाँ पे ले रहे हैं बेटा? हम लोग इनेक्टमेंट में ले रहे हैं। यहाँ पर लिखो इनेक्टमेंट, 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 मतलब एक लॉ में दूसरे लॉ का रेफरेंस ले रहे हैं। तो साइटेड बाय रेफरेंस टू ऐसा लिखो बेटा, लॉन्ग टाइटल ऑब्लिक शॉर्ट टाइटल अलॉन्ग विथ ईयर। पहले लिख लिया ना आपने। साइटेशन ऑफ, रेफरेंस किस में ले रहे हो बेटा? किसी पर्टिकुलर एक्ट में। किसका ले रहे हो? किसी दूसरे एक्ट का। तो उसको साइटेड कैसे करोगे? रेफरेंस कैसे दोगे वहां पे? तो लिखो लॉन्ग टाइटल ऑब्लिक शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल ऑब्लिक शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल ऑब्लिक शॉर्ट टाइटल along with year, along with year, along with year। second,
सेकंड नंबर पे क्या था, ये रहा, प्रोविजन ऑफ इन इनेक्टमेंट। हाँ लिखो बेटा यहां पर, प्रोविजन ऑफ प्रोविजन ऑफ प्रोविजन ऑफ इनेक्टमेंट, प्रोविजन ऑफ इनेक्टमेंट। साइटेड क्या करेंगे हम लोग, साइटेड बाय रेफरेंस टू में लिखो सेक्शन ऑब्लिक सबसेक्शन नंबर, सेक्शन ऑब्लिक सबसेक्शन नंबर, सेक्शन ऑब्लिक सबसेक्शन नंबर। जिस देखो इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सेक्शन नंबर 21D ऑफ एलएलपी, वहां पर डेफिनेशन थी बॉडी कॉर्पोरेट की, तो उन्होंने बोल दिया था बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ कंपनी which is having same meaning which is mentioned under section number 2 clause 20 of the Companies Act 2013। तो उनको अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने क्या किया, एक सेक्शन में दूसरे सेक्शन का रेफरेंस ले लिया। अरे बोलो ना यार, तो कंपनी का मीनिंग क्या होगा, उसके लिए उन्होंने क्या डिफाइन किया बेटा, अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20, बोलो ना। ठीक है, अब तीसरा, साइटेशन ऑफ पोर्शन ऑफ अनदर, लिखो बेटा एनी पोर्शन ऑफ द प्रोविजन, हाँ थर्ड में, एनी पोर्शन ऑफ द प्रोविजन of the enactment, of the enactment, any portion of the provision of the enactment। मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोविजन में हम लोगों को किसी पर्टिकुलर पोर्शन का रेफरेंस देना है, ना तो पूरे एक्ट का रेफरेंस देना है, ना उस पर्टिकुलर पूरे सेक्शन का रेफरेंस देना है, केवल और केवल रेफरेंस किसका लेना है, उस पर्टिकुलर पोर्शन का। देखो क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, बिगिनिंग एंड, एंड फॉर्मिंग द एंड ऑफ द पोर्शन, तो यही वाली लाइन लिख लो बेटा, बिगिनिंग एंड एज फॉर्मिंग द एंड ऑफ द पोर्शन। केवल शुरुआत और अंत लिख देंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग लिख देंगे बस, तो उससे हमको समझ में आ जाएगा कि कहां से लेकर कहां तक यूज करना है हम लोगों को। लिखो बेटा बिगिनिंग एंड एज फॉर्मिंग द एंड ऑफ द पोर्शन, बिगिनिंग एंड एज फॉर्मिंग द एंड ऑफ द पोर्शन। नाउ दिस इज अवर सेक्शन नंबर 28, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है 28 में। क्लियर हो गया है, साइटेशन का मतलब रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब बाकी सारी चीजें भी समझ में आ गई क्या, ठीक है। चलो आगे देखो इन्होंने क्या बोला है, सेविंग फॉर प्रीवियस इनेक्टमेंट रूल्स एंड बायलॉज। मतलब यार सिंपल सी देखो क्या बोल रहा है, सेविंग फॉर प्रीवियस इनेक्टमेंट्स। सेविंग का मतलब होता है बचाना, सेव करना, अफेक्ट नहीं करना। रूल्स एंड बायलॉज, तो यार देखो इसका एकदम सिंपल मीनिंग है यार, अपना जीसीए कब से आया है जल्दी बोलो, नालायक, 11 मार्च 1897 का। तो आपको पता है इसके बाद से जो भी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन आ रहे हैं उसके ऊपर जीसी एप्लीकेबल होगा क्या, पुराने एक्ट पे जीसी एप्लीकेबल होगा क्या, नहीं। तो बस वो यही बोल रहा है बेटा कि जो भी जीसीए आने के बाद जो भी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन बने हुए जनरली उसके लिए जीसी एप्लीकेबल होता है, उसके पुराने वाले एक्ट के लिए जीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। हाउएवर देखो मैंने आपको बोला था कि जीसीए के पहले भी 2 जीसीए थे, तो इस जीसीए के जो प्रोविजन है ना बेटा, कुछ कुछ प्रोविजन वो पार्शियली एप्लीकेबल है। किसके ऊपर बेटा, जो सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशंस आए थे 1868 से लगाकर उसके बाद से, और जो सेंट्रल एक्ट आए थे 1887 के बाद से, 1887 से लगाकर उसके बाद से, तो उनके ऊपर भी पार्शियली एप्लीकेबल होता है। अरे ऐसा अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना डे 1 पे, ठीक है। तो क्या इससे पहले वाले एक्ट पे जीसीए बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल होगा क्या, नहीं, वहां पर कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। एक दोनों साथ में पढ़ लेना, एक सेक्शन आता है बेटा सेक्शन नंबर 30, मैंने आज तक कभी भी किसी भी बैच में सेक्शन नंबर 30 नहीं पढ़ाया है, बस जस्ट अभी औदित्य भवन वाली बैच में पढ़ाया था, तो मैं आपकी बैच को भी पढ़ा देता हूं। और यहाँ पर मुझे एक ही वर्ड का मीनिंग आपको बताना है, दैट इज ऑर्डिनेंस। मैं आपको लिखा भी दूंगा ये ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है। सुनो बेटा, ऑर्डिनेंस वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। यू नो जब भी कोई पार्लियामेंट्री सेशन नहीं चल रहा होता है, और पार्लियामेंट्री सेशन नहीं चल रहा हो तो कोई भी ड्राफ्ट वहां से अप्रूव नहीं होगा, और जब तक ड्राफ्ट पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं होगा तो वो प्रेसिडेंट के पास भी नहीं भेजा जा पाएगा, और जब प्रेसिडेंट के पास नहीं भेजा जा पाएगा तो वो कभी भी लॉ नहीं बनेगा। अब यार यदि मान लीजिए देश में कोई इमरजेंट सिचुएशन आ गई है, एक्सिजेंसी ऑफ टाइम हो गया है, कोई इमरजेंसी आपातकालीन की सिचुएशन आ गई है, तो बेटा उस आपातकालीन की स्थिति से निपटने के लिए, आपातकालीन की स्थिति से निपटने के लिए यदि कोई लॉ बनाना बहुत जरूरी हो रहा है, और उस समय कोर्ट बोल रहा हूं पार्लियामेंट ही बंद है क्योंकि वहां पे पार्लियामेंट का सेशन ब्रेक चल रहा है, तो आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट साहब को एक पावर दी गई है कि जब भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आए तो प्रेसिडेंट साहब वहां पर क्या बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। और प्रेसिडेंट साहब जो लॉ बनाएंगे उस लॉ को हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनेंस। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, ऑर्डिनेंस।
तो जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन है, जल्दी की जरूरत है, और वहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्रेसिडेंट साहब जब पार्लियामेंट की बजाय प्रेसिडेंट साहब ही जब अपने मन से लॉ बनाकर उसको अप्लाई कर देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, ऑर्डिनेंस बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्या? चलो जल्दी से आप लोग क्या करना है, यहाँ पर ऑर्डिनेंस का मीनिंग फटाफट से लिख लो। ऑर्डिनेंस का मीनिंग लिख लो पहले फटाफट से, ये एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा है, लिखो जल्दी। ऑर्डिनेंस, जब कोई इमरजेंट या इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, जब कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, जब कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है और उस समय पार्लियामेंट से लॉ बनाना, पार्लियामेंट से लॉ बनाना पॉसिबल नहीं है, पार्लियामेंट से लॉ बनाना पॉसिबल नहीं है, तो वहां प्रेसिडेंट साहब, नहीं साहब मत लिखना, तो वहां प्रेसिडेंट, और whenever I am telling you president, it is by default deemed to be assumed है कि मैं बोल रहा हूं ऑनरेबल प्रेसिडेंट, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग प्रेसिडेंट पोस्ट। हाँ, whenever I am telling you president, by default वहां पर deemed assume है कि I am telling you ऑनरेबल प्रेसिडेंट। ओके, डन है? हाँ, अदरवाइज भाई कहीं कुछ गलत ना हो जाए। चलो, तो क्या बोला वहां पर, प्रेसिडेंट अपनी पावर को यूज करके, पावर को यूज करके जो लॉ बनाता है उसे ऑर्डिनेंस बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट अपनी पावर को यूज करके जो लॉ बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर ऑर्डिनेंस बोलते हैं। ठीक है, उसको अपन ऑर्डिनेंस बोलते हैं। अंदर लिखी हुई पूरी बातें कट कर देना बेटा। ये एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू ऑर्डिनेंस मैंने जो आपको बताया वही ध्यान रखना है। और ये सेक्शन नंबर 29, 1 मिनट का टाइम लेके जल्दी से पढ़ लो। देन उसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे वो जो बचे हुए 4 सेक्शन है उसके ऊपर। जल्दी से फटाफट से पढ़ना। ये अपना लॉ है, जैसे पुर्तगालीज लॉ होता था, जैसे गोवा में पुर्तगालीज लॉ चलता था। ये प्रमलगेटेड मतलब होता है कि जब कोई एक्ट वहां पर एप्लीकेबल नहीं था, कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था, तो प्रेसिडेंट ने क्या इशू किया था वहां पर, अपना ऑर्डिनेंस। चलो आगे बढ़ते बेटा, जल्दी से आ जाओ। 4 सेक्शन, और यदि तुम मेरे से बोलोगे कि जीसीए में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आए सर आज तक, तो वो ये जो 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। और वो 4 सेक्शन है बेटा, सेक्शन नंबर 6, 6A, 7 और 8। भयंकर इंपॉर्टेंट वर्ड होता है किसी भी एक्ट का रिपील हो जाना। और रिपील का मतलब होता है कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ लॉ। और कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है पता है? बोले जैसे कंपनीज एक्ट 1956 रिपील हुआ, तो कंपनीज एक्ट 1956 के रिपील हो जाने का मतलब ये हो गया है कि उसकी जगह पे 2013 आ गया। वो 2013 आया तो अब ये कंसिडर किया जाता है कि 1956 एक्ट कभी एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। कंप्लीट ऑब्लिटरेशन, जिसको अबॉलिशमेंट ऑफ एक्ट भी बोला जाता है, जिसको वाइप आउट भी बोला जाता है, कि आपने क्या कर दिया, उस पुराने एक्ट को वाइप आउट कर दिया। वाइप आउट का देखो मैं आपको बेसिक एग्जांपल बताता हूं। जैसे जब भी कहीं पानी डुल जाता है, कोई गंदगी होती है, कोई मच्छर मक्खियां मर जाती है, तो एक वाइपर लाया जाता है और वाइपर लाकर क्या कर दिया जाता है, उसको वाइप आउट, खत्म, पूरी जगह वापस पहले जैसी हो जाती। पता ही नहीं लगता है कि यहाँ पर कहीं पानी गिरा था क्या, यहाँ पर कोई चाय या कोई लिक्विड गिरा था क्या, या यहाँ पर कोई गंदगी हो गई थी क्या, भाई कुछ पता ही नहीं लगता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे ही ना रिपील होता है। जब भी कोई पुराना एक्ट जाता है और उसकी जगह पर कोई नया एक्ट आता है, तो नए एक्ट आने के बाद में ये कंसिडर कर लिया जाता है भाई साहब कि यहाँ पर पुराना एक्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मतलब वो जिस समय तक एप्लीकेबल था उस समय तक भी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ये मान लिया जाएगा। मतलब कंप्लीट तरीके से आपने क्या कर दिया, उसका राम नाम सत्य, कंप्लीट अबॉलिशमेंट, ऑब्लिटरेशन ऑफ लॉ, वाइप आउट ऑफ द लॉ। ठीक है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, रिपील बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या रिपील का मतलब, जड़ से खत्म कर देना, ऐसा बोलना जो कभी था ही नहीं, उसको अपन लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं भाई, रिपील बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या सेकंड होता है सर, डिलीशन। सर डिलीशन का मतलब क्या होता है कि ये एक डिलीट हो गया है। जैसे मान लीजिए वैट, वैट रिपील नहीं हुआ, वैट डिलीट हुआ, और डिलीट होकर उसकी जगह पर नया क्या आ गया, जीएसटी। तो बेटा ये माना जाएगा कि 1 जुलाई 2017 के पहले तक वेट था, और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आ गया है, तो वेट डिलीट हो गया है,
और अब डिलीट होकर यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, लेकिन वेट एक साथ 2017 के पहले तक वेट था, तो वेट का एग्जिस्टेंस आज भी है, बस ये बोला जाता है कि अब ये आगे से एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड डिलीशन। तो सर डिलीशन और रिपील में फर्क क्या हुआ? भाई साहब, रिपील का मतलब जड़ से खत्म कर देना, डिलीशन का मतलब अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन पहले तो ये एग्जिस्ट करता था। सर रिपील को समझाया गया है सेक्शन नंबर 6 में, डिलीशन को सेक्शन नंबर 6 में समझाया गया नहीं है। सर उसके बाद यदि हम लोग डिलीट की बात करें ना, तो डिलीट का मतलब ये होता है कि जब भी हमको रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी हम लोग उसको पुराने एक्ट को रेफर कर सकते हैं, और रिपील का मतलब बोलता है नहीं साहब, पुराना एक्ट जो चला गया वो चला गया जनरली। ये डिफरेंस होता है रिपील और डिलीशन में। रिपील का मतलब होता है कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ लॉ, कंसिडर्ड एज अज्यूम एज कि दैट द लॉ वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्टेंस में था ही नहीं, उसको हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं पता है? रिपील बोलते हैं, सॉरी रिपील बोलते हैं। अब सुनना सेक्शन नंबर 6 क्या बोलता है, इफेक्ट ऑफ रिपील। क्या बोलता है बेटा सेक्शन नंबर 6? इफेक्ट ऑफ रिपील। तो इफेक्ट ऑफ रिपील मतलब जो एक था पहले, अब वो रिपील हो गया, चला गया, राम नाम सत्य हो गया, मतलब इट वॉज नेवर बीन एग्जिस्टेड, वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, ये मान लिया जाएगा, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? रिपील बोलते हैं। तो अब रिपील, इफेक्ट ऑफ रिपील यही राम नाम सत्य हो गया। पर सुनो ना भाई, रिपील हो जाने के बावजूद भी इन 5 चीजों पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, और इन 5 चीजों के लिए ये माना जाएगा कि एज इट इज नए एक्ट में कंटिन्यू हो जाएगी। अरे वापस से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आए यू में आस्क नाउ इमीडिएटली। ठीक है, अदरवाइज वो रह जाएगा तो फिर रह जाएगा बेटा। ठीक है, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर ये बोल रहे बेटा कि रिपील, रिपील का मतलब क्या होता है? कंप्लीट ऑब्लिटरेशन। ठीक है, ये माना जाएगा कि कोई लॉ एग्जिस्टेंस में था ही नहीं, पर यदि कोई पुराना लॉ रिपील हो भी गया तो भी ये चीजें एज इट इज कंटिन्यूएशन में रहेगी, इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, और ये नए एक्ट में ये चीजें ठीक एज इट इज कंटिन्यूएशन में रहेगी। हेलो, क्या ये बात समझ में आती है क्या? देखो इन्होंने सबसे पहले क्या बोला, रिवाइव एनीथिंग नॉट इन्फोर्स्ड। ओ माय गॉड, क्या बोला है बेटा इन्होंने? 2-3 बार पढ़ो, क्या बोला इन्होंने? मतलब जो अभी तक था ही नहीं तुम उसको वापस से रिवाइव नहीं कर सकते। अरे यार, मतलब वो ये बोल रहा है बेटा किसी एक एक्ट को रिपील करने का मतलब ये नहीं होगा कि दूसरा एक्ट जिंदा हो जाएगा। सर क्या बोल रहे हो आप सर कुछ भी बात करते हो। मैंने बोला नहीं बेटा देखो तो सही, जैसे कंपनीज एक्ट 1956 ये रिपील हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि एक की डेथ हुई एक मरा तो इससे पहले वाला ये ऑटोमेटिक जिंदा हो जाएगा। भाई साहब, जिस दिन ये मरा क्या उस दिन ये एग्जिस्टेंस में था क्या? तो जब ये एग्जिस्टेंस में था ही नहीं तो आप इसको रिवाइव कैसे करोगे? आप ये थोड़ी ना बोल सकते हो कोई बात नहीं भाई, तेरी उम्र हो चुकी थी, तू चला गया, दूसरा वापस जिंदा हो गया। अरे यार, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। सर जब कंपनीज एक्ट 1956 गया तो उसकी जगह पर क्या आया बेटा? कंपनीज एक्ट 2013। तो जब कंपनीज एक्ट 1956 जाएगा ना, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो पुराना एक्ट है वो रिवाइव हो जाएगा जो कि अभी तक इन फोर्स था ही नहीं। तो यू शुड हैव टू कंसिडर व्हाट यू शुड हैव टू कंसिडर, यू शुड हैव टू कंसिडर रिवाइव एनीथिंग नॉट इन फोर्स। जब तक फोर्स में था ही नहीं आप उसको कभी भी रिवाइव नहीं करोगे। पता है आपको ना, अंदर भी कुछ नहीं लिखना है, सब सब वही वाले पॉइंट है। और प्रिविल ड्यूरिंग द पीरियड एट विच द रिपील इज इफेक्टेड, अरे कुछ नहीं, अपने को 5 पॉइंट याद करना है, उसके अंदर भी कंटेंट ये वापस 5 पॉइंट को रिपीट करना है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? रिवाइव एनीथिंग नॉट इन फोर्स, जो एग्जिस्टेंस में था ही नहीं, आप उसको किसी एक के रिपील होने के बाद वापस से दोबारा उसको जिंदा नहीं कर सकते। बोले देखो बोला था ना मेरे करण अर्जुन आएंगे, आ गए, ऐसे नहीं कर सकते हो आप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। शायद मैं आपको भी जो बात बोल रहा हूँ ना आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही है, लेकिन घर पे जाने के बाद आप यही भूल जाओगे कि मैंने रिवाइव एनीथिंग नॉट इनफोर्स पे क्या एग्जांपल दिया था। तो बेटा आप अपने ऊपर थोड़ा सा कम भरोसा भी रखोगे तो चलेगा। प्लीज आप ये वाला पॉइंट लिख लो ना, और यहाँ पर ऐसा लिख लो, लिख लिया क्या? ऐसा लिख लेना कि इफ कंपनीज एक्ट 1956 इज रिपील देन कंपनीज एक्ट 1913 विल नॉट बी रिवाइव। ये रिवाइव नहीं होगा, ये रिवाइव नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा है? नॉट इन फोर्स।
ये फोर्स में है ही नहीं, ये फोर्स में है ही नहीं, नॉट इन फोर्स। बोलो हाँ या ना? ठीक है। सेकंड बेटा, यदि मान लीजिए कंपनीज एक्ट 1956 चला गया और कंपनीज एक्ट 2013 उसकी जगह पर आ गया, तो बेटा मान लीजिए देखो यहां पर इन्होंने क्या बोला है, जब कंपनी, अच्छा कंपनी तो अभी भी चल रही है, अरे जो कंपनी 1956 में इनकॉर्पोरेट हुई होगी वो 2013 आने के बाद ये थोड़ी ना होगा कंपनी खत्म हो गई, क्या कंपनी अभी भी चलेगी या नहीं चलेगी? क्या बोल रहा है पता है, अफेक्ट द प्रीवियस ऑपरेशन। यदि मान लीजिए यार उस कंपनी के कोई डेटर होंगे, क्रेडिटर होंगे, है ना, कोई लोन वगैरह लेके रखे होंगे, तो क्या वो एक्टिविटी, वो प्रोसीडिंग एज इट इज चलते रहेगी या एक्ट के जाने से वो भी अफेक्ट हो जाएगी? सर एज इट इज चलती रहेगी। ठीक है, अब बस इतना होगा कि वो नए एक्ट के अकॉर्डिंग होगी, वो पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अफेक्ट द प्रीवियस ऑपरेशन, तो जो भी इनके प्रीवियस ऑपरेशन है उसके ऊपर भी कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। और देखो यहाँ पर मैं बार बार नहीं नहीं क्यों बोल रहा हूँ पता है? यहाँ पर मैं नहीं नहीं इसलिए बोल रहा हूँ, the repeal shall not affect the previous operation, shall not review anything which is not in force, shall not affect any right, shall not affect any penalty, shall not affect any inquiry, investigation and remedies। हाँ, अदरवाइज पता है एक दिन क्लास में एक बच्ची को डाउट आ गया था, बोले सर यहाँ पर सब चीजें लिखी है, अफेक्ट द प्रीवियस ऑपरेशन, अफेक्ट द राइट, अफेक्ट एनी पेनल्टी, अफेक्ट एनी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और रेमेडी। बोले सर आपने 15 मिनट खत्म कर दिए और आपने सारी चीजें उल्टी बता दी। अरे मैं खुद सोच में पड़ गया, मैंने बोला अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया? मैं भी सोच में पड़ गया, मैंने बोला अरे हाँ यार ये तो सही बोल रही है। फिर मैंने देखा, मैंने बोला अरे बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिपील शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग नॉट इन फोर्स, नॉट अफेक्ट द प्रीवियस ऑपरेशन, नॉट अफेक्ट एनी राइट, नॉट अफेक्ट एनी पेनल्टी एंड नॉट अफेक्ट एनी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और रेमेडी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे बोलो ना। चलो क्या ये दोनों एग्जांपल आपको समझ, मतलब दोनों बातें समझ में आ गई बेटा? एक्ट के रिपील होने से इनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़े। तीसरा, यदि बेटा पुराने एक्ट में आपने किसी के अगेंस्ट में कोई केस फाइल करके रखा था, या आपका कोई राइट था बेटा कि आपको कोई एडवांस मनी जो आपने पे करके रखी थी वो एडवांस मनी अब आपको मिलने वाली है, तो बेटा यदि पुराना कंपनीज एक्ट 1956 चला गया तो क्या वो एडवांस मनी पे करने वाला या जिस डेटर से आपको पैसे लेना था, क्या वो डेटर ये बोल देगा खत्म टाटा बाय बाय, अब रात गई बात गई, एक्ट गया खत्म हो गई सब चीज, मैं तुमको कोई पैसे नहीं दूंगा, क्या ऐसा होगा क्या? नहीं सर, उसके राइट के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। तो जब राइट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा ना, तो उसके ऊपर जो भी प्रीवियस एक्ट में पेनल्टी लगी हुई है या जो भी उसके ऑब्लिगेशंस थे, वो ऑब्लिगेशंस भी क्या करने पड़ेंगे, उसको परफॉर्म करने पड़ेंगे। एंड लास्ट में उन्होंने बोला यदि उनके अगेंस्ट में कोई मामला चल रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई इंक्वायरी चल रही है, या उसको किसी कोर्ट ने कोई रिलीफ दी थी, से फॉर एग्जांपल एक लोअर कोर्ट ने, एनसीएलटी ने ऑर्डर पास कर दिया था कि कंपनीज लाइबल, कंपनीज ऑफिसर इन डिफॉल्ट इज लाइबल फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years, ये लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया। अपर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं 10 साल नहीं 1 साल का ही इनको जेल होगा। और बेटा अचानक से क्या हुआ पता है, कंपनीज एक्ट 1956 की जगह कंपनीज एक्ट 2013 आ गया। तो बेटा क्या अब वहां पर ये बोला जाएगा क्या, बोले रात गई बात गई, अब तो बोले इनको 10 साल की जेल होगी, 1 साल की जेल नहीं होगी? अरे नहीं साहब, जो उनको रेमेडीज वहां पर मिली है, जो भी सोल्यूशन मिला है, वो भी क्या होगा यहाँ पर एज इट इज कंटिन्यू होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो ना क्या होगा पता है, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड रिपील, रिपील से आप क्या समझते हो? पता है हमको क्या करना पड़ेगा, रिपील का मीनिंग एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नंबर वन। समटाइम्स वो एग्जाम में यहाँ से यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिपील एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिलीशन, रिपील और डिलीशन के बीच में आप क्या डिफरेंस करोगे, आपको ये भी मेंशन करना पड़ सकता है। थर्ड, वो आपसे पूछ लेंगे कि रिपील ऑफ act does not impact on the following factors, what are the factors which does not affected through repeal? तो आपको ये 5 पॉइंट वहां पर एसटीज लिखने पड़ेंगे। आप समझ रहे हो बेटा, एक ही कॉन्सेप्ट से 3-4 अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। रिपील का मीनिंग पूछ सकते हैं, रिपील और डिलीशन के बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं, और ये 5 ऐसे केसेस पूछ सकते हैं जहां पर रिपील के ऊपर कोई भी, रिपील का इनके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या बात समझ रहे हो क्या आप? लिखो बेटा सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिपील। रिपील मीन्स, repeal means complete obliteration of, complete obliteration of existing enactment। ओ क्या बोला मैंने? रिपील मीन्स कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ ओल्ड इनेक्टमेंट, ओल्ड इनेक्टमेंट, ओल्ड इनेक्टमेंट as
it must be considered as if it had never existed. If it had never existed. If it had never existed. अब एक चिट्ठी अलग चिपकाओ, चूंकि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है इसलिए लिखो, एक टेबल बना लो. क्या लिखे क्या बेटा? इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, कंसिडर्ड एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड. ठीक है, एक टेबल बनाओ बेटा, उस टेबल को इक्वल पोर्शन में डिवाइड करो. एक तरफ लिखना रिपील और एक तरफ लिखना बेटा डिलीशन, और डिलीशन को ओमिशन भी बोला जाता है. ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो फटाफट से. डिलीशन को क्या बोला जाता है बेटा? ओमिशन भी बोला जाता है. करेक्ट है, जल्दी जल्दी लिखो. कुछ 3-4 पॉइंट लिखवा दूंगा, 3 पॉइंट लिखवा देता हूं. चलो लिखो बेटा रिपील में पहला पॉइंट. रिपील मीन्स ऑब्लिटरेशन ऑफ enactment as if it had never existed. डिलीशन में लिखो बेटा, डिलीशन ऑब्लिक ओमिशन है ना, डिलीशन को ओमिशन भी बोला जाता है बेटा. डिलीशन ऑब्लिक ओमिशन does not have the effect of wiping out of the enactment from the legal history. ब्रैकेट में लिख लेना रिकॉर्ड्स, मतलब हमने उनके रिकॉर्ड से उसको नहीं हटाया है. वो अब से एप्लीकेबल नहीं होगा लेकिन रिकॉर्ड में तो अभी भी है. और थर्ड पॉइंट लिखो बेटा, सेकंड होगा. हाँ सेकंड होगा, अरे मतलब इधर एक, अच्छा एक ही हुआ ना भाई. तो सेकंड किस में लिखोगे? रिपील में लिखो बेटा. रिपील हैज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. रिपील हैज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. रिपील हैज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. और डिलीशन और ओमिशन में लिखो इट हैज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. इट हैज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. इट हैज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. लिख लिया क्या? थर्ड पॉइंट लिखो. सेक्शन नंबर 6 डील्स विथ रिपील. सेक्शन नंबर 6 डील्स विथ रिपील. लिखो इधर, नो स्पेसिफिक सेक्शन इन लॉ फॉर डिलीशन ऑब्लिक ओमिशन. नो स्पेसिफिक सेक्शन इन लॉ फॉर डिलीशन ऑब्लिक ओमिशन. आपको पता है, सीरियसली फ्रैंकली स्पीकिंग विथ प्रॉपर ऑनेस्टी, डोंट कंसिडर एज कि मैंने आपको डिलीट और रिपील का इतना भयंकर डिफरेंस दिखाया. मैंने रिपील ऑफ इनेक्टमेंट से रिलेटेड इतनी भयंकर आपके साथ में बातें करी, तो आप ऐसा मत समझना कि मैंने बहुत रिसर्च करी होगी, बहुत मेहनत करी होगी या कुछ ऐसा किया होगा. आपको तो ऐसा कुछ नहीं किया है. मैंने सिर्फ कल रात भर जागकर थोड़ी सी पढ़ाई कर ली थी, 3 केस लॉ पढ़ लिए थे, ज्यादा पढ़ाई नहीं करी थी. और मैंने अभी आपके सामने जितनी टेक्निकल बातें करी, जितनी बड़ी बातें करी, ये सारी की सारी देन ना उन केस लॉ की है. उस केस लॉ की वजह से आज मैं आपकी क्लास में ये सारी बातें बता पाया.
और आपको पता है ये 3 केस लॉ कौन से हैं? सबसे पहला स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस हिरेंद्र पाल सिंह का, दूसरा कोल्हापुर केन शुगर वर्क्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, और तीसरा केस लॉ है बेटा नवरंगपुरा गम धर्मदा मिलकर ट्रस्ट वर्सेस राम तुजी रामाजी। ये 3 केस लॉ की वजह से मैं आपसे अभी इतनी सारी बातें कर पाया। ठीक है, तो ये जो भी बातें मैंने अभी आपको बोली, जो भी बातें मैंने आपके साथ में अभी करी, आपको बताइए तीनों की तीनों, चारों की चारों केस, तीनों की तीनों केस लॉ में ये एंटायर डिस्कशन आपको यहां पर मिलता है। सो गाइस, मेरे कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले मैंने तुम्हें इस काबिल बना दिया है कि तुम लोग इस केस लॉ को पढ़ सकते हो, इसके आउटकम को समझ सकते हो, एंड देन उसके बाद फाइनल जब इसको अपन क्लोज करेंगे तो मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा। फटाफट से जल्दी से पढ़ो। इन द स्टेट ऑफ, आपने, आपको समझ में आया मैंने आपको जो तीनों डिफरेंस के पॉइंट लिखवाए वो कहां से कॉपी किए थे? ये तीनों केस लॉ के 3 अलग अलग पॉइंट लिखवा दिए मैंने आपको। ठीक है, देखो यहां पर अपन ने क्या बोला, सेक्शन नंबर, सेक्शन बोल रहा हूं यार, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट व्हेनेवर एनी एक्ट इज रिपील इट मस्ट बी कंसीडर्ड एज इफ इट हैड नेवर एग्जिस्टेड। तो ये वाला पॉइंट मैंने यहीं से उठाया था, देखो हाईलाइट भी कर दिया। ऑब्जेक्ट ऑफ रिपील इज टू, ये इतना इतना खतरनाक इंग्लिश वाला वर्ड पिलाया था, बार बार बोल रहा था ऑब्लिटरेशन ऑब्लिटरेशन ऑब्लिटरेशन। आपको क्या लगता है कि मेरे को पहले से पता था? नहीं, कहां से पता लगा? ये केस लॉ से। ठीक है, तो दिस इज द रियलिटी यार, किसी को कोई भी चीज पहले से पता नहीं होती है। इट इज ऑल अबाउट कि आप नॉलेज कहां से गेन करते हो और उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हो। तो यही तो आर्ट है। आपको पता है हम लोग टीचर लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं हमारे हमारे सब्जेक्ट यार, कोई अकाउंट्स पढ़ाता है, कोई टैक्स पढ़ाता है, कोई लॉ पढ़ाता है, कोई जीएसटी पढ़ाता है, कोई ऑडिट पढ़ाता है, कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता है। आपको क्या लगता है कि हम सब लोग बाय बर्थ ये सब्जेक्ट क्या टीका लगा के, भाई हमको जब हमारे घर वालों ने तिलक लगाया होगा तो लाल कलर का तिलक क्या मेरे माथे पे लगा दिया था? जा, ये लॉ का तिलक है, जा बेटा तेरे ब्लड में, बेटा तेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव ए पॉजिटिव नहीं रहेगा, लॉ पॉजिटिव है। अरे नहीं यार, ऐसे थोड़ी ना होगा यार। अनुभव सर को ये थोड़ी ना बोला था जाओ बेटा तुम्हारा ब्लड ग्रुप जो है वो अकाउंट्स और एस पॉजिटिव रहेगा। अरे ऐसे थोड़ी यार, है ना। मंत्री सर को ये थोड़ी ना बोला था जाओ बेटा ऑडिट पॉजिटिव रहेगा, ऐसे नहीं था। इट इज ऑल अबाउट, ये चीजें धीरे धीरे समझ में आती है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ होता है, किस सब्जेक्ट में होता है। उस सब्जेक्ट को आपने पढ़ना स्टार्ट किया, देन उससे रिलेटेड चीजें आपको मिलते गई, जिन आपने उसको क्या किया, एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर करके आपने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, एग्जीक्यूट करके आपने लोगों को समझाना स्टार्ट किया। देन ये सारी चीजें क्या होती है, स्किल डे पर डे डे पर डे डे पर डे क्या होती रहती है, इनहैंस होती रहती है। आपको पता है पहली बैच में जब मैंने लॉ पढ़ाया था ना, द फीस इज ओनली 500 रुपीज। 500 रुपीज, आज से 10 साढ़े 10 साल पहले। ठीक है, 500 रुपीज फीस थी 2 बैच तक। ठीक है, 2 बैच तक 500 रुपीज फीस थी। उसके बाद डायरेक्टली फीस गॉट डबल, कितना, 1000। फिर 1000 से 1500 हुई, 1500 से 2000 हुई, 2000 से 5000 हुई, 5000 से 7000 हुई, 7000 से 10,000 हुई, 10,000 से इस अटेम्प में 12,000 हो गई। वाई? 2-3 factors. Number one is inflation factor. Number two is operating cost is too much. And number three, टाइम के साथ साथ एक्सपीरियंस भी ठीक है, लेकिन आपका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो बढ़ता जाता है, एंड यही कॉस्ट होती है। आपको पता है जब तुम इनिशियली चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे ना, 8-10-12 लाख कमाओगे, 1-2 साल बाद 15-20 लाख कमाओगे। मैं ऑर्डिनरी चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्टर्ड अकाउंटेंट वो भी होते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए उनको 3 साल ही होते हैं, और 3 साल में भी वो 1 करोड़ रुपए कमाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं बहुत सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को जानता हूँ, मैं नाम नहीं बोलूंगा, ठीक है, जानता हूँ बट ठीक है। तो मैं ऑर्डिनरी चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं मास चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहा हूँ, बल्क चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहा हूँ। पहले साल 8-10 लाख रुपए कमाओगे, 2-3 साल बाद 15 लाख कमाओगे, 5 साल बाद 20 लाख रुपए कमाओगे, एंड उसके बाद बेटा फिर आप बहुत पैसे कमाते रहते हो। व्हाई? बिकॉज इंडस्ट्री इज कंसिडरिंग योर एक्सपर्टीज एंड दैट्स व्हाई दे आर रेडी टू पे यू। पर इसके लिए ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बार मेहनत कर ली उसके बाद मेहनत करना आपको छोड़ देना पड़ेगी। मैं आपको बार बार बोलता हूं ना बेटा कि मैं रात भर जाकर पढ़ के आया हूं, पढ़ के आया हूं, पढ़ के आया हूं। आई जस्ट वांट टू स्प्रेड वन थिंग इन योर माइंड कि पढ़ना पड़ता है, तब जाकर एक्सप्लेनेशन निकलता है। ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है जो मैं आपको बार बार बोलते रहता हूँ कि यार आपको पता है रात भर जागकर मैं पढ़ के आया हूँ। द डायरेक्ट नेक्सस इज बिना मेहनत के। ऐसा नहीं कि एक बार मेहनत कर ली, एक बार हमने कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिए तो अब सालों साल हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे चलते रहेंगे, नहीं। एवरी बैच, एवरी टाइम हम लोगों को भी अपने आप को इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। हमारा जो पुराना वर्जन होता है ना, उस पुराने वर्जन से एक वर्जन, एक स्टेप हमको भी अपग्रेड करना पड़ता है, तभी तो वो चीज परपेचुअल बेसिस पर चलेगी।
अदरवाइज इट इज अ वन टाइम एक्टिविटी। एक बढ़िया बैच पढ़ा लो, जो भी पैसे कमाने उतने कमा लो, उसके बाद अगली बैच के लिए बेटा क्या करोगे इफ यू आर नॉट अपडेटिंग योर सेल्फ। सो अपडेशन तो जरूरी है, और आप जितना अपने आप को अपडेट करोगे ना, पता है आप उतनी तेजी से आगे बढ़ोगे और उतनी तेजी से आपके भाव बढ़ेंगे। और लाइफ में करना क्या है, भाव ही तो बढ़ाना है अपने को अपने, नॉट इन टर्म्स ऑफ ईगो, इन टर्म्स ऑफ मनी। फाइनेंशियली अपने आप को, अपने को वैल्यूएबल बनाना है। भाव बढ़ाने का मतलब वैल्यूएबल बनाना है अपने को, ताकि लोगों के लिए ऐसा होना चाहिए कि यार इट इज लाइक अ ड्रीम यार, कि मुझे ये पर्टिकुलर पर्सन से कोई कंसल्टेंसी लेनी है, सर्विसेज लेनी है, क्लास लेनी है, या वॉट एवर यार, कल में तुम प्रैक्टिसिंग रहोगे तो कंसल्टेंसी दोगे, जॉब करोगे तो यार ये पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट हमको हमारे यहाँ पर चाहिए, हम इसके एम्प्लॉयर बनना चाहते हैं। ऐसा ड्रीम होना चाहिए लोगों के लिए। बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है, उसके लिए ना वही वाली बात है, सोना सबके पास है, पर सोने पे अच्छी डिजाइन देने वाला वो जो जौहरी होता है, वो जो ज्वेलर मतलब ज्वेलरी वाला होता है, वही उसकी असली कीमत को इनकैश कर पाता है। तो बेटा आप वो सुनार भी हो, आपके पास वो सोना भी है, और आप खुद वो सोना भी हो, तप लो अच्छे तरीके से, सही शेप में ढल जाओ और अपनी वैल्यू को इनकैश करते रहो। चलो भाई, बहुत खतरनाक बात बोल दी आपने, मैंने ज्यादा सर के ऊपर से चली गई। चलो अगली, अरे 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 अरे, अरे। चलो अगली बात, इन कोल्हापुर केन शुगर वर्क्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहां से भी मैंने एक चीज ले ली थी भाई। क्या बोला है पता है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन नंबर 6 अप्लाइज टू रिपील। मैंने ये पॉइंट लिखाया हुआ है कि रिपील के लिए कौन सा पॉइंट होता है बेटा, मतलब कौन सा सेक्शन होता है, सेक्शन नंबर 6। पर क्या ओमिशन और डिलीशन के लिए कुछ होता है क्या, नहीं सा, कुछ भी नहीं होता है। तो सेक्शन नंबर 6 जो है वो प्योरली प्योरली किसकी बात करता है बेटा, रिपील की बात करता है, वो ओमिशन और डिलीशन की बात नहीं करता है। और अगला ये वाला केस लॉ तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये केस लॉ के तो सारे सारे वर्ड्स मैंने आपके सामने यूज कर लिया है। वाइपिंग आउट, वाइपर वाइपर चला देना, ठीक है। उसके बाद में ऑब्लिटरेशन, डिलीशन, सारे सारे वर्ड अपन ने यूज कर लिए। देखो यहाँ पर क्या बोला है, रिपील ऑफ द प्रोविजन इज द डिस्टिंक्ट फ्रॉम डिलीशन ऑफ प्रोविजन। ओ, repeal ordinarily brings about complete obliteration of provision if it is never existed, thereby affecting all inherent rights and all causes of action related to the repeal provision। मतलब सारे के सारे खत्म खत्म हो जाता है। रिपील का मतलब कंप्लीट ऑब्लिटरेशन होता है, लेकिन उसके अंदर जो भी राइट और ऑब्लिगेशन होंगे वो एज इट इज नए एक्ट में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। while deletion ordinarily takes effect from the date of legislature affecting the said deletion, never to effect the total affecting or wipe outing the provision as it is never existed। तो डिलीशन का मतलब कंप्लीट वाइप आउट नहीं होता है, डिलीशन का मतलब ये होता है कि वो अब से एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द अबाउट डिस्टिंक्शन बिटवीन टू इज एसेंशियल। तो हम लोगों ने तो कुछ नहीं कर ही लिया है, वो 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, उससे अपना काम चल जाएगा। बोलो हाँ या ना। अच्छा, एक एकदम लल्लू सेक्शन है, लल्लू लल्लू सेक्शन। यहां पर इन्होंने बोला है सेक्शन नंबर 6 में ध्यान से देखना, रिपील ऑफ एक्ट मेकिंग टेक्सुअल अमेंडमेंट इन द एक्ट और रेगुलेशन। 3 बार पहले हेडिंग पढ़ो, रिपील ऑफ एक्ट मेकिंग टेक्सुअल अमेंडमेंट इन द एक्ट, और एक बार पढ़ो कि 5 बार पढ़ो, हेडिंग से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेक्शन नंबर 6 से है, बड़ा सिंपल लल्लू सेक्शन है। वो ये बोल रहा है कि मान लीजिए बेटा जी कोई सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन है, अरे बोलो हाँ या ना। कोई सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन है, से फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013, अरे बोलो हाँ या ना। थोड़े समय बाद ना इस एक्ट में अमेंडमेंट आया, और एक आया बेटा कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट। याद है देखो, मैं आपको बताता हूं क्या अमेंडमेंट हुआ। पहले कंपनीज एक्ट 2013 था जहां पर कॉमन सील मैंडेटरी थी। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया जहां पर कॉमन सील को इन्होंने क्या कर दिया, ऑप्शनल कर दिया। और आपको पता है जहां पर लिखा हुआ था कि कॉमन सील इज ऑप्शनल, वहां पर बार बार रेफरेंस आता है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। बेटा इधर सुनो ना ध्यान से, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। अब जैसे ही ये एग्जिस्टिंग सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन था, इसका एक अमेंडमेंट एक्ट आ गया। अब ये अमेंडमेंट एक्ट आया ना, तो इसके अंदर ये जो अमेंडमेंट हुई है, इसके अंदर ये जो अमेंडमेंट हुई है, ये अमेंडमेंट को
मतलब ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया यहाँ पर 2015 में, और इसके अंदर जो अमेंडमेंट आई है, ये अमेंडमेंट एज इट इज रहेगी, भले ही आप एक और नया अमेंडमेंट एक्ट ले आओ। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, 2017 में एक और अमेंडमेंट एक्ट आया था। तो बताए वो क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से, अरे कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, बड़ा सिंपल है। वो ये बोल रहा है कि कोई सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, इसके अंदर ये अमेंडमेंट आई, और फिर इसकी एक और नई अमेंडमेंट आई 2017 में। तो बताइए क्या बोल रहा है, 2017 में जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आया है ना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस 2015 की जो अमेंडमेंट थी वो रिपील हो जाएगी। वो तब तक रिपील नहीं होगी जब तक या तो इस सेंट्रल एक्ट में या इस अमेंडमेंट एक्ट में इस अमेंडमेंट को क्वैश करने से रिलेटेड कोई प्रोविजन मेंशन ना हो। अरे टोपो समझो रे। ये क्या बोल रहा है पता है, कोई एक सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशन है, उसमें कोई फर्दर अमेंडमेंट आई है, और वो फर्दर अमेंडमेंट के बाद में और फर्दर अमेंडमेंट आ गई, तो वो जो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है ना, वो लेटेस्ट अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं कि जो प्रीवियस अमेंडमेंट आई थी वो उसको खत्म कर देगी। वो तब तक एज इट इज चलते रहेगी जब तक इस नए लेटेस्ट अमेंडेड एक्ट में इस पुरानी अमेंडमेंट से रिलेटेड या उसको खत्म करने से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक प्रोविजन ना। वेयर एनी, मेरे साथ साथ वर्ड टू वर्ड पढ़ना, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट repeal any enactment by which the text of central act or regulation was amended by the express omission, insertion, substitution of any matter। तो पुराने एक्ट में, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा था कॉमन सील इज मैंडेटरी, इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, कॉमन सील इज नॉट मैंडेटरी, बोले ओल्ड प्रोविजन। नया अमेंडमेंट एक्ट में बोल दिया कॉमन सील इज ऑप्शनल। अरे तो क्या पुराना प्रोविजन रिपील हो गया ना? अरे यार, और नया अमेंडमेंट में क्या बोल दिया, कॉमन सील इज ऑप्शनल। Then unless a different intention appears, the repeal shall not affect the continuation of any such amendment made by the enactment so repeal in the operation of any time of such repeal। अब आपने क्या किया, वो जो सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन था उसमें फर्दर आपने और कुछ चीजों को रिपील किया, और कुछ चीजों को रिपील करके आप नया एक अमेंडमेंट एक्ट लाए। तो जब नया अमेंडमेंट एक्ट लाए तो आपने इसकी पहले मान लीजिए यहाँ पर 5 चीजों को रिपील किया था, यहाँ पर इस नए अमेंडमेंट एक्ट में इस एक्ट की 10 चीजों को रिपील किया। तो ये 10 चीजें जब रिपील हुई तो ये सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन से रिपील होकर नया अमेंडमेंट एक्ट आया, तो ये 10 चीजों की रिपील करने का मतलब ये नहीं होगा कि ये 5 चीजें बाय डिफॉल्ट खत्म हो जाएगी, वो 5 भी एज इट इज काम करेगी। तो अब टोटल सेंट्रल एक्ट से कितनी रिपील हुई है, 15। उसमें से 5 पहले कब रिपील हुई थी, मतलब ये पहले वाले अमेंडमेंट एक्ट में, और 10 कब रिपील हुई है, इस नए वाले अमेंडमेंट एक्ट में। तो ये 10 जब रिपील करी तो तुम ये नहीं बोल दोगे कि 5 भी बाय डिफॉल्ट इसके साथ में रिपील हो जाएगी। अरे यार, यदि कोई सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशन से कोई भी पर्टिकुलर प्रोविजन आपने रिपील किया, तो उस सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन से जो भी अमेंडमेंट हुए थे वो अमेंडमेंट तब तक एज इट इज रहेंगे जब तक आप नए सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन में जो अमेंडमेंट किए तब तक उस पुराने वाले अमेंडमेंट एक्ट को स्पेसिफिकली ना हटाओ या उससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन ना बनाओ, तब तक वो एज इट इज एग्जिस्टेंस में रहेंगे। उसके ऊपर ये सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन के आपने जो भी कुछ प्रोविजन को रिपील करके ये नया अमेंडमेंट एक्ट बनाया है, तो ये नए अमेंडमेंट एक्ट के सेंट्रल एक्ट के प्रोविजन को रिपील करने का मतलब ये नहीं होगा कि वो पुरानी अमेंडमेंट को भी क्या कर देगा, रिपील कर देगा। कब तक, जब तक ऐसा अनलेस एंड अदरवाइज स्पेसिफिकली मेंशन्ड ना। पहले तो ये एग्जांपल नोट डाउन कर लो, फिर थोड़ा हिंदी में लिखा देता हूं। जल्दी से एग्जांपल नोट डाउन कर लो, कैसे करोगे इट्स योर गट्स। तो मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूं। ये विजिबल है या नहीं है, थोड़ा कम होगा फिर भी। पहले इसको नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा लिखवा भी देता हूं इसका। लिख लिया क्या? उसको भी देख देख के लिख रहे हो बेटा, खुद ही मन से ड्रॉ कर लेते ना, देख देख के भी क्या ही समझ में आएगा। लिखो बेटा, थोड़ा अंग्रेजी में लिखाता हूं आज। अरे बेटा एग्जाम में तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा ना, हिंदी में कैसे लिखोगे? लिखो बेटा, वेयर अ सेंट्रल एक्ट
where a central act repeal, wherein central act repeal an amendment act or amendment act, wherein central act repeal an amendment act that broad amendments, that broad amendment, that broad amendment, broad नहीं यहाँ broad है, that broad amendments, BROUGHT, वो वाला ब्रॉड है, वो ब्रॉड नहीं बेटा, वो ब्रॉड नहीं था। दैट ब्रॉड, ब्रॉड ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अब बॉड बोलते हैं। ब्रॉड आर मतलब आर भी आता है ना इंटरप्रिटेशन में। हाँ वो बॉट अलग होता है, वो BOUGHT होता है ना। ठीक है, दैट ब्रॉड अमेंडमेंट टू अनदर सेंट्रल एक्ट, टू अनदर सेंट्रल एक्ट, then despite of such repeal of the amendment act, such repeal of the amendment act, comma, the amendment act brought by itself continue to have effect, continue to have effect, continue to have effect unless different intention appears, unless different intention appears, unless different intention appears। अब जरा एक बार पढ़ो जो मैंने लिखाया है, वो समझ में आता है या नहीं आता है? समझ में आ गया क्या? हाँ मतलब जैसे मान लीजिए जो अपन ने ये इधर से बताता हूँ, ये जो अपन जो ये अमेंडमेंट एक्ट लाए थे, ये अमेंडमेंट एक्ट किसकी वजह से आया था? कंपनीज एक्ट 2013 की वजह से आया था। और जो दूसरा अमेंडमेंट भी आया है वो भी किसकी वजह से आया है? कंपनीज एक्ट 2013 की वजह से आया है। तो ब्रॉड बाय इटसेल्फ मतलब कंपनीज एक्ट 2013 खुद अमेंडमेंट ला रहा है ना। क्यों ला रहा है? क्योंकि हमारा जो ये एक्ट है बोले ये थोड़ा थोड़ा आउटडेटेड हो रहा है, इसको इनडेटेड बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इटसेल्फ अमेंडमेंट करना। ओके गॉट इट, क्लियर क्या? अरे बोलो समझ में आ गया क्या? लल्लू सेक्शन था, सिर्फ वर्ड के हेरफेर थे। पता है वो बुक में जो लिखा हुआ था वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, मैंने लैंग्वेज पूरी वही लिखी है, सिर्फ उसका उसके उसके वर्ड्स चेंज कर दिए। ठीक है, दोनों के मीनिंग सेम है, बस वर्ड्स चेंज कर दिए। चलो, ओ माय गॉड, रिवाइवल ऑफ रिपील इनेक्टमेंट। हम लोगों ने पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के बोल दिया था कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मतलब पुराने एक्ट का कंप्लीट ऑब्लिटरेशन हो गया है, और कंप्लीट ऑब्लिटरेशन हो गया है मतलब हमने उसको पूरी तरीके से जड़ से क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अरे बोलो ना। अब गवर्नमेंट को क्या करना है यार, उसकी जगह पर ना कोई नया एक्ट या रेगुलेशन बनाना है। और जब गवर्नमेंट कोई नया एक्ट या रेगुलेशन बना रही है तो चलो गवर्नमेंट ने फॉर टाइम बिंग तो बना लिया, लेकिन यदि मान लीजिए फ्यूचर में उसमें कोई अमेंडमेंट करने हैं, और यदि फ्यूचर में कोई अमेंडमेंट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है पता है? दिमाग लगा रही है कि यार हमको ना ये रिपील, ये मतलब पुराने एक्ट को जिसको हमने रिपील किया था उसमें हमको अमेंडमेंट करके कुछ और सही करना है, कुछ और सही करना है, कुछ और सही करना है। बट यार गवर्नमेंट कर नहीं पा रही है यार। कभी कभी ऐसा होता है बेटा, पुराने जमाने में ऐसा होता था, आज के जमाने में तो बेटा बोलते भी नहीं पेरेंट्स कि चल घर से निकल जा, बच्चा तो वेट ही करता है, हाँ बोले ठीक है निकल रहा हूँ। बच्चा वेट करता है कि पेरेंट्स ऐसा बोले घर से निकल जा। पुराने जमाने में क्या होता था? बच्चे पेरेंट्स से बहुत डरते थे। बोलने की बात है बेटा, ठीक है बेटा, आजकल उल्टा हो गया, पेरेंट्स बच्चे से डरते हैं। ठीक है, अरे रियलिटी बता रहा हूँ भाई, मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ। तो पुराने जमाने में ऐसा होता था बेटा कि बच्चे पेरेंट्स से जब डरते थे, और यदि कोई बच्चा कोई गलती कर देता था या कोई बच्चा कोई सही से काम नहीं करता था, या पेरेंट्स कभी गुस्सा हो जाते थे,
तो बच्चे को पेरेंट्स बोलते थे चल तू इस घर से निकल जा, और बोले तू तू बिजनेस में कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, तू ऑफिस ऑफिस नहीं आता है, तू फैक्ट्री नहीं आता है, भाग जा, चल तेरी जगह हम दो चार दूसरे लोगों को रखवा के काम कर लेंगे। तो क्या किया, एक को रिपील करा, और ऐसा रिपील किया बोले कंप्लीट वाइप आउट, ऑब्लिटरेशन फ्रॉम लॉ, घर से ही भगा दिया बेटा, है ना। ऐसा माना गया कि इट वॉज नेवर बीन एग्जिस्टेंस। ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, फैक्ट्री में 4-5 लोगों को काम करने के लिए रख भी लिया। यार वो 4-5 लोग मिलाकर भी उतना काम नहीं करते थे जितना वो बेचारा अकेला मासूम सज्जन काम करता था। पिताजी को अचानक से याद आई, बोले ओ मैंने किसी को क्या किया था, रिपील किया था। अब बोले मुझे उसका कोई बेस्ट सब्स्टिट्यूट नहीं मिल पा रहा। तो अब पता है क्या हुआ, बहुत ढूंढा, बहुत कोशिश कर ली, नहीं समझ में आया, आजा बेटा आजा, जो रिपील हुआ था वो रिपील को ही वापस से क्या कर दिया, रिवाइव कर दिया। तो आपको पता है सेम थिंग गोज विद द लॉ ऑल्सो, कि यदि आपने कोई पुराना लॉ डिलीट कर दिया है, और यदि अभी वक्त की नजाकत को ध्यान में रखते हुए यदि हम लोग बात करें, तो गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कोई नया एक्ट बना पाए या किसी नए लॉ को नोटिफाइड कर पाए। तो वो क्या करेंगे बताए, जो भी पुराना लॉ उन्होंने रिपील किया है ना, उसी लॉ को वो जैसे लॉ इंट्रोड्यूस करते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह लाकर ऑफिशियल गैजेट पे पब्लिश करके वापस से वो पुराने मरे हुए लॉ को ही क्या कर देंगे भाई, जिंदा कर देंगे। दिस इज नोन एज सेक्शन नंबर 7। और आपको पता है ये लॉ मेकर की यही तो पावर होती है। सेक्शन नंबर 6 में इन्होंने क्या बोल दिया कि बोले रिपील का मतलब ये नहीं होता है रिवाइव एनीथिंग विच इज नॉट इन इनफोर्स। और सेक्शन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं पता है, सेक्शन नंबर 7 में ये बोल रहे हैं कि भाई साहब हम लोग रिवाइव भी कर सकते हैं किसको, रिपील इनेक्टमेंट को, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या मैंने जो बोला वो पहले मैं पढ़ता हूं, फिर मेरे साथ साथ आप भी पढ़ लेना, आपको सारी बातें समझ में भी आ जाएगी। In the central act or regulations made after the commencement of this act, it shall be necessary for the purpose of reviving either या तो wholly या partly the enactment wholly और partly repeal जो कर दिया था आपने, express to state that particular purpose। तो आप उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसको वापस से क्या कर सकते हो, रिवाइव कर सकते हो। ठीक है, ये चीज कट कर देना बेटा। इन अदर वर्ड्स, ओ क्या बोल रहा है, टू रिवाइव और रिपील स्टैच्यूज इट इज नेसेसरी टू स्टेट एन इंटेंशन टू डू सो। क्या इसमें क्या बोला, कुछ भी तो नहीं बोला। क्या ये बात समझ में आ गई क्या बेटा, रिवाइवल ऑफ रिपील इनेक्टमेंट, अरे बोलो, सिंपल सी बात थी, जिसको भगाया था उसको वापस बुला लेंगे, या तो पूरा बुला लेंगे या आधा बुला लेंगे। अरे बोलो ना यार, मतलब ऐसे बुला लेंगे तो कि तू फैक्ट्री में काम करना पर घर पे मत रहना, तो ये क्या हुआ, पार्शियली। बोले चल तू घर पे भी वापस आ जा, फैक्ट्री में भी काम करना, तो ये क्या हो गया भाई, होली। अरे बोलो ना, ठीक है खत्म। चलो लास्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस टू रिपील्ड इनेक्टमेंट। क्या बोल रहा है बेटा जी, है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस टू रिपील इनेक्टमेंट। वापस से क्या बोल रहा है ये, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस टू रिपील इनेक्टमेंट। एक बार वापस इसकी हेडिंग पढ़ के कुछ कुछ समझ में आ रहा है, मैं बताता हूं ना क्या समझ में आ रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस मतलब रेफरेंस लेना किसका, रिपील इनेक्टमेंट का। सर बोले क्या, कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे क्या। मैंने बोला ओके, इधर सुनो ध्यान से। मान लीजिए ये इनकम टैक्स एक्ट है, ये सेबी है, ये जीएसटी है, ये टोपा है। अबे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यदि मान लीजिए ये आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, और भी बहुत सारे यार, 50 एक्ट है ऐसे, और है ना, बहुत अलग अलग एक्ट है। नेगो एक्ट है, नेगो, सोगा में कंपनी का रेफरेंस नहीं आता। आता है शायद, आता है, और भी 50 एक्ट है बेटा। हर जगह ना वहां पर बार बार लिखा हुआ था किसी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग। बोले से फॉर एग्जांपल कंपनी, सॉरी, तो एक होता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट और एक होता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, करेक्ट है, 1865 1965, सॉरी 100 साल पीछे चला गया। तो ये बोनस होता है और एक होता है ग्रेचुटी। ओके चलो इधर देखो ना यार, छोड़ो ना बेटा। आपको पता है हर जगह ना यहाँ पर कंपनी का मीनिंग क्या बताया था इन्होंने, इन्होंने बताया था, बोले कंपनी का सेम वही मीनिंग है जो कंपनीज एक्ट 1956 में लिखा हुआ है। ध्यान से देखना, एक मिनट प्लीज सुनो ना। अब बेटा यहाँ पर भी कंपनीज एक्ट 1956 था, यहाँ पर भी कंपनीज एक्ट 1956 था, यहाँ पर भी कंपनीज एक्ट 1956 था, और बेटा ऐसे 50 एक्ट में 1956 था। तो यार रेदर देन मेकिंग अमेंडमेंट इज इन एवरी इंडिविजुअल एक्ट, सेक्शन नंबर 8 ये बोलता है कि यार यदि कंपनीज एक्ट 1956 गया और उसकी जगह पर 2013 आ गया है ना,
केवल और केवल एक अमेंडमेंट पास करो, एक नोटिफिकेशन निकालो कि जिन जिन रेफरेंसेस एक्ट में कंपनीज एक्ट 1956 लिखा गया था, अब वहां पर 1956 को रिप्लेस करना पड़ेगा आपको 2013 से, और 1956 के जो प्रोविजन वहां पर जिस सेक्शन के एप्लीकेबल होते थे कंपनीज एक्ट 2013 के नए सेक्शन के प्रोविजन उस पुरानी जगह पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। दैट्स इट। यही क्या कौन सा सेक्शन है हमारा? सेक्शन नंबर 8। पहले आप अंग्रेजी में पढ़ लो, मैं आपको इसको सेमी अंग्रेजी में लिखवा दूंगा। और यहाँ पर एक केस लॉ भी है और नीचे एक एग्जाम्पल भी, उस एग्जाम्पल के ऊपर ना 3 स्टार मार्क कर लेना। 2 बार एग्जाम में आया हुआ है पिछले 10 अटेम्प्ट में। ये एग्जाम्पल पे 3 स्टार 5 स्टार मार्क कर लेना। ये गौरी शंकर गौर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस समझ में आ गया क्या? क्या बोल रहा है पता है? इट वॉज हेल्ड दैट एवरी एक्ट हैज ऑन डिस्टिंक्शन if a later act merely makes a references of a former act, मतलब जो भी बाद वाले एक्ट है उसमें पुराने एक्ट का कहीं पर रेफरेंस आया हुआ है, और existing law it is only the references and all amendments repeal new law subsequently made will have effect unless its operation is saved by the relevant provision of the section of the act। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर एक में इंडिविजुअल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो भी रिपील्ड हुआ है उसकी जगह पर जो भी नया रीइनेक्ट हुआ है आपको केवल और केवल क्या करना पड़ेगा? एक सिंगल अमेंडमेंट से वो नोटिफिकेशन इश्यू कर देना है, जिससे जहां जहां पर उसका रेफरेंसेस यूज हुआ है हर एक जगह पर वो कंपनीज एक्ट 1956 की जगह कंपनीज एक्ट 2013 ही कंसिडर किया जाएगा। बोलो। इट्स ऑल अबाउट 2 चीज बची हुई है यहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट और शायद इंडियन लॉ। ये 2 चीजें बची हुई है, हम लोग कभी भी किसी भी दिन कर लेंगे। और आज हम लोग हमारा लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। कल मैं तुम्हारी क्लास लूंगा और अब लेना भी पड़ेगी क्योंकि 2 चैप्टर बचे और हमारे पास में टेक्निकली 8 ही दिन बचे हुए हैं, तो 4 दिन और 4 दिन बचे हुए हैं। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको भी किसी दिन बताऊंगा, वो अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, टाइम भी खत्म हो गया। तो कल अपन लोग क्लास लेंगे, मैं आपकी क्लास लूंगा मोस्टली। मैं आपको, अरे सुनो तो सही बेटा, मोस्टली जो मैं आपकी क्लास लूंगा 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। ठीक है। एंड वी विल, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट iOS, वी विल स्टार्ट फेमा, ताकि संडे का दिन एकदम बढ़िया फ्री माइंड से पढ़ेंगे। और मुझे फेमा के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाकर आपको खत्म कर देना है, छोड़ देना है, ताकि वो पूरा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन वहां पर खत्म हो जाए। तो हम लोग पढ़ेंगे भाई फेमा। कल का टाइम रहेगा 9 से 12 या 9:30 से 12:30, जो भी रहेगा मैं आपके ग्रुप पे कम्युनिकेट कर दूंगा प्रॉपरली, जो भी। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड, बाय बाय। और एकदम आराम से रिलैक्स माइंड से आना, प्रॉपर नींद वींद लेके आना। कल अपन लोग बहुत, मतलब शायद हमारी पूरी लॉ की बैच का सबसे अच्छा डिस्कशन होगा कल, फेमा शुरू करने वाले हम लोग। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, थैंक यू सो मच।